रियल मैड्रिड की पता है करंट सिचुएशन को देख के मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब जो हम ये गैलेक्टिक और रेवोल्यूशन की बात करते हैं जो 2009 में भी आया था, उससे पहले भी आ रखा है, लेकिन अगर बात 2023 की करें तो फ्लोरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड के पास अब रेवोल्यूशन मेयर एक ऑप्शन है या फिर सही में अब उसकी जरूरत भी है। क्योंकि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रेवोल्यूशन प्लेयर्स खरीदने के बाद स्टार्ट होने वाला है या फिर प्लेयर्स जितने जा रहे हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Hey guys, दिव्यांश, welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और ये एपिसोड मतलब वैसे तुमको पता है कल आने वाला था, लेकिन भाई करीम बेंजेमा का वो केस जो कि खुलता भी दिख रहा था फिर बंद होता हुआ दिख रहा था, अब फाइनली वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है। क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में इस चीज को कंफर्म किया है कि 14 साल बाद करीम बेंजेमा के साथ यहाँ पर वार्तालाप और नेगोशिएशन का ये परिणाम निकला है कि भाई परिणाम स्वरूप करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड को छोड़ने वाले हैं। और इसी के साथ भाई इतनी सारी अपडेट्स हैं, और अपडेट्स नहीं भाई, इतना बड़ा डिसीजन अब कई रियल मैड्रिड के टेबल पे है। मतलब इट्स लाइक वो पूरी आगे की गाथा लिखने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी के अगर हम करीम बेंजेमा की सबसे पहले बात करें तो देखो अभी लगभग अभी 11-12 घंटे पहले भी अगर हम करीम बेंजेमा के रिगार्डिंग कोई अपडेट देखें ना तो वो यही थी कि भाई करीम बेंजेमा का सिचुएशन अभी मामला ढीला ढीला सही है। मतलब जहां सबको ये लग रहा था, बल्कि खुद रियल मैड्रिड के अंदर ऑफिस के लोग ये कह रहे थे कि करीम बेंजेमा ने बता दिया है कि भैया रियल मैड्रिड को वो छोड़ना चाहता है। लेकिन बाद में पेरेज के साथ मीटिंग के बाद और कार्लो की मीटिंग के बाद करीम बेंजेमा ने फिर भी एक बार को ठीक है चल रुक जाते हैं, एक बार का हिसाब देख लेते हैं, और केस थोड़ा थोड़ा ठहरता हुआ दिख रहा था। हमने एक डेली एपिसोड में इस पर अपडेट बात भी करी थी कि भाई स्पेनिश मीडिया कहीं ना कहीं अब यहाँ पर थोड़ा सा सहम सा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर जो होप्स हैं वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। जब हम याद है मार्सा ने लंडे अवार्ड रखा था तो उस मामले में ये चीज हमको समझ में आती हुई दिख रही थी कि शायद से करीम बेंजेमा को रुकने का चांस है। बट अब यह बताया जा रहा है कि भैया करीम बेंजेमा ने फाइनल क्लियर कट कह दिया है कि कार्लो एंसेलोटी और पेरेज को कि भैया रियल मैड्रिड छोड़ के मैं जा रहा हूं। और सही बात बताऊं, 14 साल में करीम बेंजेमा को आप खेलते हुए तमाम आपने 2012 में, 13 में, 14, 15, 16, 17 इतने सारे एरा की मैं बात करूं, इतने सारे टाइम्स अप्स एंड डाउन्स की बात करूं, करीम बेंजेमा की आंखों में एक चीज होती थी, एक ड्रीम होता था कि उसको भी रियल मैड्रिड का किंग बनना है। आया वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ था, रोनाल्डो के साथ उसने एक परफेक्ट सपोर्टिंग रोल निभाया, परफेक्ट एक बॉन्ड था, परफेक्ट एक पार्टनरशिप थी जो कि पहले रोनाल्डो हिगोइन की थी, फिर बाद में रोनाल्डो ओजील की हुई, और उसके बाद यहाँ पर रोनाल्डो और बेंजेमा की बनने लगी। बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक वो था जब रोनाल्डो और यहाँ पर गैरेथ बेल भी था। लेकिन उसके बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया, जब गैरेथ बेल की लेगेसी यहाँ पर अगर हम उसके इंपैक्ट की बात करें वो खतरे में थी, ईडन हज़ार्ड का तो केस ही खराब था, और यहाँ पर जो तमाम सारे बड़े प्लेयर्स थे वो चले गए थे, देन इट वाज करीम बेंजेमा जिसने स्टेप अप किया। और एक सीजन के लिए नहीं, काफी लोग कहते हैं 1 सीजन वंडर, 3-4 सीजन कंसेक्यूटिव बेंजेमा के नंबर्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर रियल मैड्रिड की बात करें, रियल मैड्रिड का सीजन सक्सेसफुल रहे या फिर फेल रहे, एवरेज रहे, बैंग एवरेज रहे, लेकिन ये बंदा हमेशा से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तैयार था। आज विनीसियस 1-2 सीजन से मैं कह रहा हूं कि ठीक है यहाँ पर, लेकिन एक वो पीरियड भी था, एक ग्रे एरिया था जहां पर जिडान के पास रोनाल्डो नहीं था, जहां पर जिडान के पास वो रोनाल्डो की पावर नहीं थी, बल्कि जिडान के पास करीम बेंजेमा ने उस सट्टे को यहां पर हिट करवाया था। दिस इज व्हाट करीम बेंजेमा ने एक ड्रीम देखा था, और अल्टीमेट जो प्राइस था बैलन डोर वो भी उसने रियल मैड्रिड की जर्सी में उसको अचीव किया। इससे ज्यादा अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती, और चैंपियंस लीग में उसने अपना नाम कमाया। तो मेरे को लगता है कि जो भी चीज करीम बेंजेमा ने करी है, उसने ये डिसीजन लेने का जो राइट है वो अर्न किया है, उसने अपनी साइकिल को कंप्लीट करा है। ऐसे में आने वाले टाइम में भाई अल इत्तेहाद यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाला है। करीम बेंजेमा अब डायरेक्टली नेगोशिएट करने वाले हैं सऊदी के माई बाप से, और उसके बाद यहाँ पर हमको दिखने वाला है भैया करीम बेंजेमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन सऊदी लीग। एक और रीजन कि भाई सऊदी लीग देखनी पड़ेगी। लेकिन भाई ये तो था करीम बेंजेमा का पर्सपेक्टिव। अब जो इतना बड़ा वैक्यूम और गैप छोड़ा है रियल मैड्रिड में, उसको कैसे भरा जाएगा। अब देखो इसके बाद अभी क्योंकि यार लगभग 2 घंटे भी नहीं हुए और उसके बाद से बहुत सारी अपडेट्स आने लगी है। मैं तुमको बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एस्पेनियोल की अगर सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखो जोसे लू में इंटरेस्ट तो है, लेकिन रियल मैड्रिड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कोई ऑफिशियल मूव नहीं आया है जो कि ये बताता है कि रियल मैड्रिड एस्पेनियोल नेगोशिएशन में है। यानी कि जोसेलो का नाम बार बार लिया जा रहा है लेकिन टेबल पे
कुछ भी नहीं है। साथ ही रॉबर्टो फर्मिनो की बात करें, कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया है। रॉबर्टो फर्मिनो का जो प्ले स्टाइल था वो करीम बेंजेमा से बहुत सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पर नाम काफी ज्यादा आ रहा था। और मेरे को पता नहीं क्यों एक केस स्टडी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन रियल मैड्रिड ने इस चीज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है। वो यहाँ पर रॉबर्टो फर्मिनो को परस्यू नहीं करने वाले। इसी के साथ यहाँ पर एकमात्र नाम जो सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा है और जिसके पीछे सबसे हाथ धोके पड़ने वाली है रियल मैड्रिड, वो है यहाँ पर टॉटनहम का हैरी केन। अब डिस्पाइट कि हैरी केन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के रडार पे भी बहुत स्ट्रांगली है, रियल मैड्रिड में सबसे बड़ा पॉइंट बस इतना ही है कि भैया इसको लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको रियल मैड्रिड की स्टोरी लाइन बताऊं तो उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को रेस में हराना पड़ेगा या फिर किसी बायर्न को रेस में हराना पड़ेगा, बल्कि उनको इससे प्रॉब्लम है कि एक बार हम खुद के गिरबान में झांक लें और खुद से एक बार कंफर्म कर लें कि हमको एक चाहिए भी और क्या ही सही में अवेलेबल भी है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा करीम बेंजेमा को और परफेक्टली रेप्लिकेट अगर कोई कर सकता है प्ले स्टाइल और यहां पर सक्सेसफुल गैम्बल के मामले में, तो वो यहां पर हैरी केन है। और हैरी केन को जितना पैसा चाहिए रियल मैड्रिड देने के लिए तैयार भी है, अगर डेनियल लेवी नेगोशिएशन की टेबल पे तमीज से बैठ जाए। लेकिन फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हैरी केन को लेके आना अपने आप में एक रेवोल्यूशन को अनाउंस करने ऐसी बात है, क्योंकि आप हैरी केन के साथ साथ बेलिंगम भी लेके आ रहे हो। बेलिंगम अभी तो हम ईडन हजार्ड और असेंसियो की बात भी करेंगे। तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि किलियन एम्बापे का जो प्रोस्पेक्ट है वो खतरे में है। 2024 में एम्बापे अगर फ्री एजेंट बनता है या नहीं बनता है, व्हाटएवर बी द केस, लेकिन अगर हैरी केन रियल मैड्रिड पे आता है तो रियल मैड्रिड अपना पूरा प्लान चेंज करने वाली है। अब ऐसा है, देखो इम्पॉसिबल नहीं है कि हैरी केन के रहते रहते एम्बापे आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन इसके हाई चांसेस हैं कि यहां पर हैरी केन को मेन मैन लेके आने वाली है रियल मैड्रिड। खैर अभी इस पे भी कोई यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि बिल्कुल ही नेगोशिएशन टेबल पे बैठ चुकी है रियल मैड्रिड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर लुकाकू का नाम भी है और यहां पर काय हैवर्ट्स का नाम तो हमने पिछले फुटबॉल डेली के एपिसोड में कंफर्म करा था। तो ये इस समय रियल मैड्रिड के सामने टेबल पे है। तुम्हारे हिसाब से यहां पर बेस्ट डिसीजन क्या है? देखो मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन यहां पर हैरी केन होने वाला है, बट मतलब मेरा बस ये मानना है कि देखो कार्लो ने कहा, लेकिन तुमको खुद पता है कि कार्लो अगले सीजन चला जाएगा और ऐसे में हैरी केन को यूज करने वाला मैनेजर रियल मैड्रिड को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई देखो ऑफ कोर्स हैरी केन एक ऐसा प्लेयर है जो कि अडेप्ट कर सकता है। हमने टॉटनहम में देखा है कि नूनो एस्पिरिटो सांटो जितना भी गेम था, फिर जोसे मोरिनो, एंटोनियो कॉन्टे, मॉरिशियो पोचेटिनो, तो बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है और बहुत ही प्रूव्ड प्लेयर है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ कार्लो की नहीं चलनी चाहिए। यहां पर रियल मैड्रिड की जो हायर ऑफिशियल है और चल भी रही होगी, उनका यहां पर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए और उसके बाद ही यहां पर डिसाइड होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि यहां पर हैरी केन अगर अवेलेबल है तो भाई यूनाइटेड को एक फाइट तो देनी बनती है। अब ये देखना पड़ेगा कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड का पुल इस समय ज्यादा है, क्योंकि प्रीमियर लीग प्रूवन, मतलब वही सब चीज हो जाती है, प्रीमियर लीग फैक्टर। बट क्या यहां पर रियल मैड्रिड उसको खींच सकती है? खैर इसी के साथ यहां पर बात करें तो भैया ईडन हजार्ड, थैंक यू बट नो थैंक यू। बट यार मतलब इट्स लाइक दिल पे भारी, मतलब दिल ना, मतलब पत्थर का दिल रख के बात करनी पड़ती है ईडन हजार्ड को लेके। बट ईडन हजार्ड कहीं ना कहीं इट वाज अ स्टोरी जो कि रियल मैड्रिड फैंस को खटक रही थी। देखो यार मैं तुम्हें सच से बता रहा हूँ, ईडन हजार्ड एक ऐसा प्लेयर था जो कि सही बताऊँ रियल मैड्रिड का फैन मर मिटने को तैयार था जब उसको लेके आया गया था, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा था, उसकी प्रोफाइल ऐसी थी, चार्मिंग, किसी से कोई मतलब इट्स लाइक एनगोलो कांटे को कोई क्यों हिट करेगा, ठीक है। ऐसे ईडन हजार्ड का भी था कि बंदा बहुत सही था, मतलब एक अपनी साइकिल पूरी कंप्लीट करी है चेल्सी में और अपना ड्रीम अचीव करने वो रियल मैड्रिड में आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से ईडन हजार्ड का करियर ने डाउनफॉल लिया है और जिस सैलरी पे वो बैठा हुआ था ना भाई, दैट वाज बहुत मैसिव झटका था। मतलब गैरेथ बेल से भी तगड़ा झटका था। मतलब गैरेथ बेल ने बहुत कुछ उखाड़ के रियल मैड्रिड में यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक केस हो गया था। लेकिन अगर ईडन हजार्ड की बात करें तो शुरुआत से ही प्रॉब्लमैटिक केस था और फैक्ट कि यहाँ पर करीम बेंजेमा को स्टेप अप करना पड़ रहा है, विनी को स्टेप अप करना पड़ रहा है, रॉड्रिगो को स्टेप अप करना पड़ रहा है रोनाल्डो के एब्सेंस में और पोस्ट रोनाल्डो एरा में, जबकि आपने 150 मिलियन और लगभग 37 मिलियन की सैलरी आप इस बंदे को दे रहे हो जो कि आपके लिए खेला भी नहीं है। 76 गेम खेले हैं पिछले, अगर हम यहाँ पर 5-6 साल की बात करें, और सिर्फ 7 गोल आई थिंक यहाँ पर मारे और 12 असिस्ट करे 76 गेम्स में। बहुत बड़ी चीज होती है। रियल मैड्रिड में कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि ऐसे नंबर स्टैट्स लिया है वो मारियानो हो सकता है और उसके अलावा किसी ने वो राइट अर्न किया नहीं है। ईडन हजार्ड, कंसीडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर देखो पर्सनल रीजन भी हो सकता है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्पोर्टिंग की बात करूं तो ईडन हजार्ड को ये डिसीजन बहुत पहले खुद ही लेना चाहिए था कि रियल मैड्रिड यहाँ पर उसको छोड़ देना चाहिए। अभी के तौर पे रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन हो जाएगी।
कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात हो रही है, शायद से यहाँ पर रिटायरमेंट भी एक ऑप्शन है। आपको पता है ईडन हज़ार्ड ऑलरेडी बेल्जियम नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले चुका है, यहाँ पर प्लेइंग करियर से भी रिटायरमेंट लेने की बात चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये अभी इस समय सबके सामने थोड़ी सी बात बन के निकल रही है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी की, तो सबसे पहले यहाँ पर लियोनेल मेसी की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर जावी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया कि देखो यार, अभी मैंने बार्सिलोना में किसी प्लेयर को ये नहीं कहा कि तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो अभी हमको खुद भी नहीं पता कि ला लीगा यहाँ पर हमको लाइक फिजिबिलिटी प्लान में हाँ बोलने वाला है या नहीं बोलने वाला। लेकिन एक बार फिर से ऑफकोर्स भाई ने कंफर्म कर दिया कि लियोनेल मेसी तो मेरे को चाहिए और मेरी उससे रोज बात होती है। मतलब मेरे को लग रहा है कि भैया जिस तरीके से जावी बोलता है ना, जिस तरीके से बारसा के बंदे बोल रहे हैं, भाई ये तुम कुछ भाई अब तुम निककर भी बेच दो अपने मेसी को लेके आना, क्योंकि मेसी नहीं बोल रहा तुम्हारे बारे में इतना कि मेरे को बारसा से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को बारसा आना है, बस बारसा का वेट कर रहा हूँ। वो उसको आना है, उसको उसका दिल भी है, वो मानता भी है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है क्योंकि उसको पता है कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। बारसा वाले अगर कर रहे हैं ना तो भाई दे हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एकमात्र तुम मेसी भी ले आना सिर्फ, हाँ मैं मान लेंगे, लेकिन भाई मतलब द प्रोस्पेक्ट द प्रोजेक्ट ऑफ फेलिंग द ट्रांसफर विंडो इज अ बिट डिफरेंट और बड़ा भी है, बट द प्रोजेक्ट ऑफ फेलिंग टू साइन मेसी बहुत बड़ा है इस चीज से, और दोनों फर्क है। आप मेसी को साइन करके यहां पर थोड़े से क्रिटिक्स को आप नाराज कर दोगे कि आपने स्क्वाड बिल्डिंग में काम नहीं करा है, बट ये पॉलिटिक्स है, ये आपका सबको पता है पीआर कैसे काम कर रही है यहाँ पर लेपोर्टा की। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लियोनेल मेसी को ही साइन नहीं करा ना तो पीआर तो आपकी उसमें दे दी जाएगी, फिर इतना लंबा पीआर होगा फिर आपका। तो खैर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी के साथ अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो भाई कल पीएसजी ने अपने आखिरी गेम से पहले ही अनाउंस कर दिया कि लियोनेल मेसी यहाँ पर पीएसजी को छोड़ने वाले हैं और उनको थैंक वगैरह अच्छा नोटिस कर दिया। लेकिन पीएसजी के फैंस ने यहाँ पर एक बार फिर से उसको बू किया है। लेकिन पीएसजी के अगर नंबर्स की बात करें इस सीजन तो अच्छे हैं भाई, 16 असिस्ट है, बेस्ट पासर है, और इसी चीज को जब ऑनर किया जा रहा था तो पीएसजी के फैंस लगातार मेसी को बू कर रहे थे एट द सेम टाइम जब किलियन एम्बापे को यहाँ पर अपलॉड किया जा रहा था। अगेन मेरे को समझ में नहीं आता कि इसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों यहाँ पर एक प्लेयर को टारगेट किया जाता है और दूसरे प्लेयर को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ये जो पार्शियलिटी होती है ना वो थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है, चाहे ये पीएसजी के स्टेडियम में हो चाहे किसी और स्टेडियम में हो, पर्टिकुलरली यहाँ पर दिक्कत की बात तो है। क्योंकि मेसी की अगर हम बात करें, कोई अगर मेरे को ये कहेगा कि मेसी सऊदी वाला, ठीक है चलो मेसी सऊदी वाला बात अलग है कि आप सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेसी क्योंकि पीएसजी को छोड़ के जा रहा है ये सबको पता था। पहली बात तो वो तुम्हारे क्लब में खेल रहा है, दैट इज इटसेल्फ द बिग थिंग। मतलब कल को अगर अल नसर वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर वो यूरोप में वापस भाई अपनी इच्छा पूरी कर रहा है और वो उसको बू करने लगे, मुंह देगा भाई रोनाल्डो यार, वह तुम्हारे क्लब के लिए खेल रहा, इतनी बड़ी बात है यार। मतलब एक तो मतलब उंगली क्या पड़ो तुम, मतलब इट्स लाइक तो खेल रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। तुम तो भाई अब तो बिल्कुल ही घुसने वो हो रहे हो कि भैया अब तो यहीं तुम्हारी वो करेंगे, हम तो यहीं गड़ जाओ बिल्कुल जहाँ ग्राउंड में ही। खैर इसी के साथ क्रिस्टोफर गाल्टर पे भी भैया प्रेशर तो है, क्योंकि क्रिस्टोफर गाल्टर अभी भी मानते हैं कि उनको जॉब से नहीं निकालना चाहिए। साथ ही अगर हम अर्लिंग हालैंड की बात करें तो भाई क्योंकि अब हालैंड ने एफए कप भी जीत लिया है तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसके बैलन डोर जीतने के चांसेस यहाँ पर मेसी से अब ज्यादा हो जाने चाहिए। असल में पता है बात ये हो रही है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जितना भी हालैंड ने जीता है ना वो सब तब जीता है जब मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो जो रीसेंसी बायस है ना और जो फ्रेश वाली चीज होती है कि ये चीज अभी ज्यादा हुई है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है, तो वो एक चीज यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दे रही है कि लोग क्यों करें कि हालैंड को अब ज्यादा जीतना चाहिए। प्लस अगर आप इंडिविजुअल स्टैट्स की बात करो तो वो यहां पर हालैंड के ही ज्यादा बताए जा रहे हैं। असल में पता है बात यह है कि अल्टीमेटली बात उस चीज पे घूम फिर के आ जाएगी कि कुछ ही कर लो। अगर कोई बंदा इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि भाई वर्ल्ड कप जीता है और उसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए तो वो मेसी उसके लिए वर्ल्ड कप बैलन डोर विनर है। अगर वो मानता है कि भैया देखो बैलन डोर को अगर लाइक वर्ल्ड कप में तो कलेक्टिव देखना चाहिए कि पूरे सीजन क्या किया है, तो वो फिर एक डिस्कशन वर्दी है, कह सकता है कि हाँ ठीक है हालैंड के अब चांसेस ज्यादा ऊपर हो जाते हैं मेसी से। अगेन ऑफ कोर्स मेसी अगर जीतेगा तो रिग्ड वाली चीज आ जाएगी और अगर नहीं जीतेगा तो भी रिग्ड वाली चीज आ जाएगी। अल्टीमेटली खुश तो कोई भी नहीं होगा। तो ठीक है इसी बात पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।